हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन आप सभी का अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पढ़ाई घर 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 नौकरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के 15 सवालों का जवाब दिए थे। आज फिर से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के पार्ट 3 में 20 अति महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आए हैं। तो आप भी तैयार हो जाएं और वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार टीचर, बीपीएससी इत्यादि तमाम एग्जाम में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए आज के पहले सवाल पाते हैं। तो देखिए आज का पहला सवाल है, देखेंगे आज का पहला सवाल, देखेंगे क्या कहता है। देखेंगे आज का पहला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 47 में निम्न बातें वर्णित है। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 47 में निम्न बातें वर्णित है। लोक स्वास्थ्य, पोषाहार, जीवन स्तर और मद्य निषेध। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे केवल डी, केवल ए सी एंड डी, केवल ए बी एंड सी और सभी। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा सभी। अनुच्छेद 47 में वर्णन है कि राज्य जो है लोक स्वास्थ्य, पोषाहार, जीवन स्तर, साथ ही साथ सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थों के सेवन और बिक्री को प्रतिबंधित करेगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य, पोषाहार और जीवन स्तर और मद्य निषेध का वर्णन किया गया है। और देखेंगे अनुच्छेद 47 के तहत ही बिहार सरकार ने बिहार में शराबबंदी किया था। और बिहार में आप बताएंगे बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून को लागू किया, शराबबंदी। और देखेंगे 5 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण रूप से पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू किया गया। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? देखेंगे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या एक भी नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है वर्तमान में। तो देखेंगे वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखेंगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। इस प्रकार से वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखेंगे निम्नलिखित में से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? आप भी जल्दी से जवाब देंगे। देखेंगे ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना की विकास करें। आप जल्दी से आंसर देखेंगे कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। यह देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 49 में किया गया है। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखेंगे रिपीट क्वेश्चन हो गया है,
इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है? तो देखेंगे अपराधियों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। आप जल्दी से आंसर देंगे कौन नीति निर्देशक तत्व में निहित है? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, जिसका वर्णन जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के डी में समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए, बी, सी ये सब जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है। यह सब मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। चलिए आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे निम्न में से कौन संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया? देखेंगे निम्न में से कौन 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया? तो ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को संरक्षक, संरक्षक मतलब हो गया अभिभावक, संरक्षक मतलब हो गया अभिभावक, संरक्षक मतलब हो गया गार्जियन, अभिभावक शिक्षा का अवसर दे, प्राकृतिक पर्यावरण वन जीव की रक्षा करे और उसका समर्थन करे सभी। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा बी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे, यानी अनिवार्य रूप से स्कूल भेजे। कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व का संविधान का आत्मा निम्न में से किसने कहा था? देखेंगे नीति निर्देशक तत्व के संबंध में नीति निर्देशक तत्व के महत्व को देखते हुए जी ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आत्मा कहा था। देखेंगे भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। देखेंगे केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार भुनाया जाता है। देखेंगे केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार भुनाया जाता है। देखेंगे नीति निर्देशक तत्व के महत्व को देखते हुए जी ऑस्टिन ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। देखेंगे भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने आत्मा और हृदय की संज्ञा दिया था। तो आइए इसका आंसर हो जाएगा बी, जी ऑस्टिन। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृत करता है? सही उत्तर चुने। बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। तो आंसर इसमें दलित नहीं होगा, बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों को हो। आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। आंसर हो जाएगा सी। संविधान जो है स्त्रियों के, बच्चों के, जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार का वरदान करता है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाता है? देखिएगा पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप जल्दी से आंसर देंगे। अनुच्छेद 46 सॉरी अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का ए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गायों, बछड़ों और दुधारू पशु के संरक्षण, गो हत्या को प्रतिबंधित करता है?
तो देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 जो है दुधारू गायों बछड़ों दुधारू पशुओं के संरक्षण की बात करता है, गो हत्या को प्रतिबंधित करता है। देखेंगे अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण की बात करता है। राज्य को निर्देश देता है कि राज्य अपने भौगोलिक सीमा में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए कार्य करेगा। देखेंगे अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य पोषाहार जीवन स्तर तथा सार्वजनिक स्तर पर मादक पदार्थों के सेवन एवं बिक्री को प्रतिबंधित करता है। देखेंगे अनुच्छेद 48 का क जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। देखेंगे 48 का क को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, जिसमें वन एवं वन जीव संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 का क में वन एवं वन्य जीव संरक्षण की बात कही गई है। इसे 48 का ए में जोड़ा गया है। आइए आज के अगले सवाल में आते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, वर्तमान में स्त्रियों को सवैतनिक प्रसूति अवकाश की अवधि निम्न में है। स्त्रियों को प्रसूति अवकाश का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है और प्रसूति अवकाश की अवधि कितनी है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 12 सप्ताह 15 सप्ताह 26 सप्ताह 30 सप्ताह। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा 26 सप्ताह। देखेंगे पिछले वीडियो में बताए थे संविधान के अनुच्छेद 42 जिसमें न्यायोचित एवं मानोचित दशा एवं प्रसूति अवकाश का वर्णन किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 42 में न्यायोचित एवं मानोचित दशा साथ ही साथ मानोचित दशा एवं प्रसूति अवकाश का वर्णन किया गया है, जिसमें पहले महिलाओं को 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश दिए जाते थे, लेकिन वर्ष 2017 में मातृत्व हित लाभ अधिनियम मातृत्व हित लाभ अधिनियम में संशोधन किया गया। मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया। कब? 2017 में, जिसके अनुसार महिलाओं को प्रसूति अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक कर दिया गया। तो वर्तमान में महिलाओं को प्रसूति अवकाश के तहत 26 सप्ताह तक सवैतनिक अवकाश मिलते हैं। और ध्यान में रखेंगे यह अवकाश सिर्फ 2 बच्चों तक ही सीमित है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। देखेंगे आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। इसका वर्णन अनुच्छेद 49 में है। यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का प्रयास करना, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान करना। देखेंगे पोषाहार के स्तर को ऊपर करना, जिसका वर्णन आर्टिकल 47 में है, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित की बात करता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 39 में हो जाएगा। देखेंगे वैज्ञानिक मनोभाव, इसका वर्णन जो है आर्टिकल 51 का ए में है। देखेंगे कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात करता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 50 में है। तो देख रहे कर रहा है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं है। तो देखेंगे यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, ए भी है। आंसर हो जाएगा सी,
वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत शामिल किया गया है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? देखेंगे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कैसे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। देखेंगे 25वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न विवाद को निपटारा देने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित जो है विवाद पर निर्णय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसके लिए जो है 25वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में देखेंगे आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, जो कि फंडामेंटल राइट हुआ, जो कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत इसे बना दिया गया। 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनुसार शिक्षा का प्रावधान किया गया, जो कि अब फंडामेंटल राइट हो गया। और साथ ही साथ 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया। 11वें मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अभिभावक उन्हें शिक्षा का अधिकार प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। चलिए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान करेगा। इसका वर्णन निम्न अनुच्छेद में उपबंधित है। देखेंगे अभी के एग्जाम के लिए VVI है, बिहार दरोगा, बिहार SSC, रेलवे, बिहार टीचर एवं तमाम देश में जितने भी GS बेस्ड कोच एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अभी देखेंगे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात चल रही है। विभिन्न राज्यों में इसकी मांग कर रहे हैं लोग, राज्य सरकार भी इसकी बात कर रही है, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। तो इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप बताएंगे अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का वर्णन अनुच्छेद 44 में है। आप बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? तो देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत में विभिन्न धर्म के लोगों को पर्सनल छूट प्रदान किए गए, पर्सनल लॉ के तहत, जैसे विवाह कानून, उत्तराधिकार कानून, तलाक कानून, जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग है, इससे कॉमन करने का, समान करने की बात चल रहे हैं। भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन इसे वर्तमान समय में पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की जा रही है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 44 में है। देखेंगे अनुच्छेद 42 यह जो है महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की बात करता है, प्रसूति अवकाश की बात करता है, जो वर्तमान में 26 सप्ताह है, सवैतनिक 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। देखेंगे अनुच्छेद 43 जो है लघु एवं कुटीर उद्योग की बात करता है,
लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना, उसके संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 45 देखेंगे, अनुच्छेद 45 जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के 0 से 6 वर्ष के बच्चों के देख रेख की बात कहा गया है, जो कि राज्य का यह अधिकार होगा। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई? आप बताएंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की मांग की गई थी, और बताएंगे वर्तमान में संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की बात की गई है। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। मुंबई अधिवेशन 1985, सॉरी मुंबई अधिवेशन 1885, कलकत्ता अधिवेशन 1886, कोलकाता अधिवेशन 1890, लाहौर अधिवेशन 1929। देखेंगे आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन। देखेंगे कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में, यह मांग किया गया था न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की। देखेंगे स्थापना हुआ था 1885 में स्थापना, और देखेंगे लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? देखेंगे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? ऑप्शन में है 7, 6, 10, 11। जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो देखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर रूस के संविधान से प्रभावित होकर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो है 10 मौलिक कर्तव्य, 10 फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में कितना है पूछेगा, तो वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। कहां से लिया गया? रूस से। किस समिति के अनुशंसा पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, अनुच्छेद 45 में वर्णित विषयों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राज्य प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल और बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन है। जन्म से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करेगा। आप जल्दी से आंसर देंगे। अनुच्छेद 45 में वर्णित है, तो देखेंगे आंसर हो जाएगा राज्य प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल और बच्चों के शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। यानी जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है देख रेख की काम जो है राज्य को सौंपे गए हैं। देखेंगे पहले, देखेंगे 2002 86वें संविधान संशोधन 2002 से पहले 6 से 14 वर्ष का वर्णन जो है अनुच्छेद 45 में था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान प्रारंभ में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ही शामिल था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में यह जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था अब फंडामेंटल राइट बना दिया गया, जिसका वर्णन आर्टिकल 21 में है। तो वर्तमान में अनुच्छेद 45 में 0 से 6 यानी राज्य प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल और बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा, इसका वर्णन है। आइए आज के 18 नंबर सवाल को देखते हैं। आज का 18 नंबर सवाल है, राज्य का प्रत्येक नागरिक चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखेंगे
समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 39 का के, अनुच्छेद 39 का ख, अनुच्छेद 39 का ग, अनुच्छेद 39 का घ। तो देखेंगे अनुच्छेद 39 का घ अर्थात अनुच्छेद 39 का डी जिसे बोला जाता है, अनुच्छेद 39 के घ में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। यानी एक ही सेक्टर में एक ही उद्यम में काम करने वाले स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 39 के घ यानी 39 के डी में इसका प्रावधान किया गया है। देखेंगे आज के 19 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? आप जल्दी से आंसर बताएंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक फंड डीपीएस पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। देखेंगे संविधान के भाग 1 जिसका अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। देखेंगे भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप नागरिकता का वर्णन है जो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भाग 3 मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। देखेंगे भाग 1 जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 2 जिसमें नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। और भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 तक। आइए आज के अंतिम सवाल को देखते हैं। आज के 20 नंबर सवाल को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? देखेंगे प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। देखेंगे किसके मामले में संविधान मौन है यानी चुप है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान में वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में तीनों पार्ट मिलाकर हम लोग लगभग मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व से 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व किया जो अति महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में किसी अति महत्वपूर्ण जो है टॉपिक को लेकर फिर आते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाला वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।